नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं अल्टरनेटिंग करंट के 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और अल्टरनेटिंग करंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 2-4 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है परीक्षा में। और इस 25 क्वेश्चन को आप लोग यदि कवर कर लेते हैं तो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग बना दीजिएगा परीक्षा में। जितने भी बच्चे 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, इन सारे जो है 25 क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और अच्छा से बना करके आपको परीक्षा में जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बहुत इम्पोर्टेंट 2023 के लिए 25 क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग और शिखर मान का अनुपात होता है। देखिए, शिखर मान को हम लोग I0 कहते हैं। I0 को हम लोग कहते हैं शिखर मान कहते हैं, चाहे इसी को आप लोग पीक वैल्यू भी इंग्लिश में कहते होइएगा। धारा का पीक वैल्यू हो गया I0। मूल माध्य वर्ग को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कि IRMS लिखते हैं। IRMS इसको कहेंगे मूल माध्य वर्ग कहेंगे। अब दोनों में रिलेशन आपको सिखाए होंगे हम कि IRMS बराबर I0 बाटा में √2 होता है। अब आपसे इन दोनों में से कभी कभी रेशियो पूछेगा, कभी आपसे कहेगा कि IRMS बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि I0 बाटा में √2 होता है। कभी आपसे कहेगा कि I0 बराबर क्या होता है, तो IRMS इंटू √2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कभी दोनों का आपसे रेशियो पूछेगा, तो आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा IRMS को यदि बाटा में हम लाएंगे तो I0 बाटा में IRMS बराबर हो जाएगा √2 और बाटा में 1 छुपा हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा आपका √2:1 हो जाएगा। ओके, अगर आपसे कह दिया कि IRMS बाटा में I0 का अनुपात बताइए, तो हम लोग कहेंगे कि 1 बाटा में √2 होता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मूल माध्य वर्ग, देखिए मूल माध्य वर्ग IRMS को कहते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है। इसके बाद शिखर मान आपसे क्वेश्चन में कहा है, जो कि I0 लिखा हुआ है, बाटा में I0 है, तो इसका अनुपात हो जाएगा आपका 1 बाटा में √2। इसका आंसर आप लोग का बी होगा। बी आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आभासी धारा होती है। आभासी धारा को हम लोग I भी लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आभासी धारा। आभासी धारा हो गया, तो आभासी धारा कहिए, और एक इसमें शिखर धारा होता है, दूसरा जो मान होता है शिखर धारा होता है, जिसको हम लोग I0 से सूचित करते हैं। यह जो होता है IRMS भी कहलाता है। और अभी आपको हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बताए हैं कि IRMS जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं IRMS बराबर I0 बाटा में √2 होता है। IRMS बराबर I0 बाटा में √2 होता है। ओके, इसका मतलब कि IRMS I भी जो हो गया वह शिखर मान बाटा में √2 के बराबर होता है। तो यह I भी का जो मान हुआ वह I0 बाटा में √2 के बराबर होता है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो दूसरा का जो आंसर हो गया कि शिखर मान, शिखर धारा बाटा में √2, इसका आंसर आपका सी होगा। यहाँ ये पर टिक लगाया हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग। पहला दूसरा का आंसर आप लोग लिख लेंगे, सी होगा। ओके, कि आभासी धारा जो होता है शिखर धारा बाटा में √2 के क्या होता है, बराबर होता है। चाहे ये भी कहेंगे कि IRMS भी जो होता है वह I0 बाटा में √2 के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है। देखिए वोल्टेज में दिया हुआ है, जब वोल्टेज में दिया हुआ है तो उसमें भी दो तरह से मान लिखे हम लोग। E0 भी लिखेंगे और E0 को हम लोग शिखर मान कहेंगे। शिखर मान चाहे पीक वैल्यू इसको कहेंगे, वोल्टेज का पीक वैल्यू हो गया यह।
इसी में एक होता है ई आर एम एस। जैसे आई में हम लोग देखे हैं ना, उसी तरह से वोल्टेज में भी होता है। इसको हम लोग कहेंगे ई आर एम एस को मूल माध्य वर्ग, मूल माध्य वर्ग मान इसको कहेंगे हम लोग। अब इन दोनों में भी रिलेशन उसी ढंग से होता है। जैसे इसको ई आर एम एस को हम लोग ईवी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका संबंध क्या होगा, जब लिखेंगे तो हम लोग तो कहेंगे कि ई आर एम एस बराबर जो होता है वह ई जीरो बाटा में रूट 2 होता है। उसी प्रकार का है जैसे धारा में, जैसे उसी तरह से इसमें भी है। अब आप क्वेश्चन में आपसे देखिए कि आपसे पूछा है कि शिखर मान क्या होगा वोल्टेज का। शिखर मान मतलब कि ई जीरो आपसे पूछा है, और ई जीरो बराबर आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ई आर एम एस इंटू रूट 2 के बराबर हो जाएगा। और ई आर एम एस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 110 वोल्ट है। 110 वोल्ट इंटू रूट 2 मतलब कि 110 रूट 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। देखिए 110 वोल्ट दिया ही हुआ है और इसका शिखर मान आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर आप लोग बी पर आप लोग टिक लगा लेंगे। ओके, चलिए अब चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा है चौथा क्वेश्चन में कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। देखिए एक पूरे चक्र के बाद, पूरा चक्र के बाद में आधा चक्र में पॉजिटिव होता है, अगला आधा चक्र में निगेटिव होता है। इतना चक्र में जितना वैल्यू होता है प्लस में, उतना ही इतना भी वैल्यू होता है माइनस में, और दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो इसका मान आपका 0 हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एवरेज वैल्यू इसको कहते हैं। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान मतलब कि कभी आपसे कहेगा कि एवरेज मान क्या होता है, क्या औसत मान क्या होता है, ये भी आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो औसत मान कहे, माध्य मान कहे, तो एक चक्र के बाद में उसका मान जो होता है वह 0 होता है। तो चौथा का आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान का समीकरण 10 साइन 100 पाई टी है। तो इसका शिखर मान क्या होगा, शिखर मान आपसे पूछा है। समझिएगा क्वेश्चन को, आपसे समीकरण दिया हुआ है कि आई बराबर 10 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है, 100 पाई टी, और आपसे पूछा है कि इसका आई जीरो क्या होगा। देखिए पहले हम आपको निकाल करके सिखा देते हैं। आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जब लिखते थे तो आप लोग कहते थे कि आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, और आई जीरो के जगह पर देखिए तो आपको क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ओके, तो आपका आई जीरो का मान 10 एम्पियर हो जाएगा। यही आपसे कभी कभी आई आर एम एस का मान पूछ देता है परीक्षा में। तो आई आर एम एस बराबर सूत्र बताएं कि आई जीरो बटा में रूट 2 होता है। तो 10 बटा में रूट 2 कहेंगे और इसको हल कीजिएगा तो आपका रूट 2 से ऊपर नीचे आप हल करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो 5 रूट 2 के बराबर आपका आ जाएगा। ये भी आपको कभी कभी पूछता है। कभी कभी इसी इक्वेशन को देख करके आपसे कहेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसको भी समझ लीजिए। इतना देखिए ओमेगा की जगह पर आपको दिया हुआ है 100 पाई दिया हुआ है, तो ओमेगा बराबर आपको 100 पाई कर लेना है। और जब 100 पाई कीजिएगा तो ओमेगा का एक सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि 2 पाई एन होता है, और 2 पाई एन बराबर 100 पाई जब करेंगे तो देखिए पाई पाई कट गया, तो एन बराबर निकालेंगे तो 50 HZ हो जाएगा आपका। तो ये 3 बात आपको गौर करना है यहाँ पर। कभी कभी एक समीकरण ऐसे दे करके आपसे कहेगा कि आई जीरो का मान क्या होगा। आई जीरो मतलब समझते हैं शिखर मान। दूसरा बात पूछता है कि आई आर एम एस का मान क्या होगा। तो सूत्र याद रखिएगा कि आई जीरो बटा रूट 2 होता है। आई जीरो तो आपको शुरू में यही साइन से पहले दिया ही हुआ है। कभी कभी आपसे कहेगा कि आवृत्ति का मान क्या होता है, तो साइन के बाद में जो मान टी को छोड़ करके जो लिखा हुआ है वही आपका ओमेगा है, और ओमेगा बराबर आपको सूत्र याद करना है कि ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। तब 2 पाई एन के बराबर जैसे ही इसको कीजिएगा तो आपका एन का मान निकल जाएगा। ये 3 बातें आपको पूछता है। तो हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा था कि आई जीरो का मान क्या होगा, तो आई जीरो का मान 10 एम्पियर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए कहा था क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान का समीकरण इतना दिया हुआ है, तो इसका शिखर मान क्या होगा।
इसका शिखर मान आपका 10 एम्पियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है आपका ओम। ये आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिबाधा किसका मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। और देखिए हेनरी किसका मात्रक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चॉइस में आपको दिया हुआ है। तो सेल्फ इंडक्शन का मात्रक जो होता है, स्व प्रेरण का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। ये भी तीनों आप लोग याद रखिएगा। ये हेनरी भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ओम होता है किसका मात्रक, तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम बहुत बार पूछा है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। देखिए विद्युत अनुनाद में क्या होता है कि एक्सेल बराबर हम लोग एक्स सी करते हैं। एक्सेल बराबर एक्स सी, एल हो गया प्रेरणित प्रतिघात का मात्रक हो गया। यह हो गया आपका जो हम लोग कैपेसिटेंस जोड़ते थे उसका जो है मान हो गया। ओमेगा एल का मान जो होता है, एक एक्सेल का जो मान होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है। इसका मान 1 में ओमेगा सी के बराबर हो जाता है। ये दोनों मान जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें शर्त दिया हुआ है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी दिया हुआ है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नोट कर लिए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एल बटा आर की बीमा होती है। एल बटा आर की बीमा होती है। तो एल बटा में आर, एल जो है सेल्फ इंडक्शन में से आया है, आप ध्यान में रखिएगा। आर जो है वह प्रतिरोध है। और इन दोनों का बीमा अगर निकालिएगा तो आपका टाइम के बराबर आता है। इन दोनों का रेशियो टाइम के बराबर आता है। तो एल बाई आर की बीमा होती है, वह होती है आपका ए हो जाएगा आंसर टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में शक्ति व्यय केवल होती है। एसी परिपथ में तो 3 चीज़ होता है। एक होता है आपका कैपेसिटर जुड़ा रहता है, दूसरा आपका इंडक्टर जुड़ा रहता है, प्रेरकत्व आप जिसको कहते हैं, एल जुड़ा रहता है या सी जुड़ा रहता है, और एक आपका रेसिस्टेंस जुड़ा रहता है, आर इसको कहते हैं। देखिए इसी तीनों नाम से हम लोग कहते हैं एल सी आर। तीनों सीरीज में जब जुड़ जाता है तो एल सी आर परिपथ में सीरीज ग्रुपिंग अलग हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कभी भी परिपथ में जो बिल हम लोग का घर में खर्च जो होता है मेनली रूप से वह यही प्रतिरोध के चलते होता है। प्रतिरोध जितना का प्रतिरोध अधिक का जोड़िएगा तो उसमें जो है खर्च आपको वह ज़्यादा करवाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध के चलते जो है शक्ति व्यय होती है। अगला क्वेश्चन की ओर आइए कि एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है। तो एसी परिपथ की औसत शक्ति आप लोग इसका सूत्र याद रखेंगे कि ई वी इंटू आई वी इंटू कॉस फाई के बराबर होता है। कॉस फाई को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी हो गया। 10 का आंसर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है ई वी इंटू आई वी इंटू कॉस फाई होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 11, एलआर पर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। आप लोग भी सोच करके टिक लगाए रहिए मन में, तब हम आपको आंसर बताएंगे। चलिए ओके, आप लोग 11 का क्वेश्चन का आंसर सोच के रखिए। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि एसी परिपथ में शक्ति गुणांक जो होता है वह आर बटा में जेड के बराबर होता है। आर बटा जेड। अब एलआर परिपथ में जब जाइएगा तो जेड का जो मान होता है वह रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। तो आर बटा में जेड शक्ति गुणांक का मान अब लिखिएगा
कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, जो कि आर बटा जेड के बराबर होता है। यह आर बटा में रूट अंदर आपका क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो आर बटा में रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 11 का आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर का मान होगा। आपको कहा है कि टेन फाई होता है कि कॉस फाई होता है कि साइन फाई होता है कि कॉस स्क्वायर फाई होता है। अभी आपको जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में हम आपको एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो हम आपको कहे हैं कि शक्ति गुणांक जो होता है कॉस फाई होता है। यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कॉस शक्ति गुणांक को कॉस फाई भी कहते हैं। यह आर बटा जेड के बराबर होता है, एल आर परिपथ में यह इतना के बराबर होता है। तो कॉस फाई को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका कॉस फाई के बराबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। देखिए प्रतिबाधा मतलब आपसे इस जेड का मान पूछा है। तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा जेड बराबर अभी आपको बताए हैं कि रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट होता है। यह सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रतिबाधा भी बार बार पूछते रहता है, इसका मात्रक ओम होता है। एल आर परिपथ में प्रतिबाधा इतनी होती है। और कॉस फाई को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक का मान एल आर परिपथ में आर बटा में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये तीनों क्वेश्चन बार बार आपसे पूछते रहता है। कभी शक्ति गुणांक भी पूछता है, कभी कॉस फाई वाला क्वेश्चन भी पूछता है, कभी यह आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए 14 क्वेश्चन आप लोग देखिए। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रेणीबद्ध मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है एल सी और आर, जिसको कि एल सी आर परिपथ आप लोग कहते हैं, उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए किसी भी एसी सर्किट में आप लोग याद रखिएगा कि शक्ति गुणांक जब भी आपसे पूछता है कि शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक जिसको कि पावर फैक्टर आप लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसको कॉस फाई भी कहते हैं, और यह कॉस फाई आर बटा में जेड के बराबर होता है। अब हर एक सर्किट के लिए एसी परिपथ में हर एक चीज़ के लिए जेड का मान अलग अलग होता है। आपसे पूछा है एलसीआर परिपथ में, तो आर बटा जेड तो यहाँ हो गया शक्ति गुणांक। तो किसी भी परिपथ में आपसे पूछता है तो पहले कहेंगे कि कॉस फाई होता है, कॉस फाई का मान आर बटा जेड के बराबर होता है। अगर आपसे इसका सूत्र भी पूछ दे तो आप लोग कहिएगा कि आर बटा में अब जेड का मान यहाँ रख देंगे कि रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आप लोग याद रखेंगे। अब एक्सएल और एक्स सी अभी आपको रेजोनेंस के शर्त में आपको बताए हैं कि आर बटा में रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस एक बटा में ओमेगा सी के होल स्क्वायर होता है। तो देखिए एल सी आर परिपथ में शक्ति गुणांक कहता है तो आप कॉस फाई भी कह सकते हैं, कभी कॉस फाई भी देता है तो कॉस फाई पर टिक लगा देंगे। आर बटा जेड दिया है तो आर बटा जेड पर टिक लगाएंगे, उसको भी जेड को मान रख दिया है जेड का तो ऐसे रखेगा, अथवा यह भी एक्सएल एक्सी का भी मान रखते हुए रखेगा तो इतना कहेगा। तो ये भी हो गया मान आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप लोग को ये चारों वैल्यू आपको एलसीआर परिपथ में याद रखना है। तो श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, इस चॉइस के अनुसार देखिएगा तो आर बटा में जेड के इक्वल होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
15 क्वेश्चन का है कि एसी का समीकरण, देखिए यहाँ समीकरण हम लिखते हैं कि आई बराबर लिखा हुआ है कि 60 साइन 100 पाई टी है, 100 पाई टी है। इसका मूल माध्य वर्ग का मान आपसे पूछा है, मतलब कि आई आरएमएस का मान आपसे पूछा है कि कितना के बराबर होगा। तो पहले हम आपको कहे थे कि इसको I0 कहते हैं, तो I0 आपको 60 दिया हुआ है। आई आरएमएस बराबर सूत्र होता है I0 बटा में √2 होता है। तो ये 60 बटा में रूट अंदर 2 हो जाएगा, √2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, √2 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कि 60 √2 बटा में 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाइएगा तो 30 बार में कट जाएगा, तो 30 √2 हो जाएगा। तो 30 √2 कहिए चाहे 60 बटा में √2 कहिए, आपको अब चॉइस देखिए कि क्या दिया हुआ है। 60 √2 दिया हुआ है, 60 बटा √2 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 बटा में √2। इसी को हम लोग हल करेंगे तो यह 30 √2 के भी बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, देखिए कि धारितीय प्रतिघात होता है। तो ऐसा एसी परिपथ में हम लोग देखेंगे कि केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, केवल कैपेसिटर, तो उसको हम लोग कहते हैं धारितीय परिपथ हो गया। उसका प्रतिघात आपसे पूछा है। जहाँ भी प्रतिघात बात आता है उसका हमेशा मात्रक आप लोग याद रखेंगे कि उसका मात्रक ओम होता है। तो केवल रेसिस्टेंस जुड़ा रहता तो उसका प्रतिरोध तो आर हो जाता, केवल इंडक्टेंस जुड़ा रहता तो उसका जो हो जाता ओमेगा एल के बराबर हो जाता, और आपको कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो उसका प्रतिरोध 1 बटा में ओमेगा सी के बराबर हो जाता है। देखो ओनली रेसिस्टेंस पर प्रतिरोध आर है, इसके बाद इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है तो ओमेगा एल है, और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो 1 बटा ओमेगा सी उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो धारितीय प्रतिघात पूछा है तो इसका हो जाएगा आंसर 1 बटा में ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। ओके, और सिर्फ इंडक्टेंस वाला बात पूछता आपसे तो उसका मान हो जाता ओमेगा एल, इसका आंसर होगा 1 बटा ओमेगा सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। 17 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है कि तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, माने तप्त तार अमीटर जो है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, एसी का क्या मापता है, उसका उच्चतम मान मापता है कि औसत मान मापता है कि मूल औसत वर्ग मान को मापता है कि इनमें से कोई नहीं। यही आपको चॉइस दिया हुआ है। ये भी बार बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपसे पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि तप्त तार अमीटर जो है वह मूल औसत वर्ग IRMS को मापता है, IRMS को मापता है, मूल औसत वर्ग मान को मापता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अगला 18 क्वेश्चन कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है। देखिए अभी आ गया प्रतिघात, आपसे धारितीय प्रतिघात में अभी हम आपको कहे हैं कि इसका मान जो होता है 1 बटा ओमेगा सी के बराबर होता है। अब प्रतिघात शब्द लिखा हुआ है तो उसका एक ही आंसर लिखना है, क्या चीज, ओम लिखना है। याद आया? तो चलिए आप लोग देखिए, तो धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है, चॉइस दिया हुआ है फैराडे, ओम, मैक्सवेल, एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। तो चलिए 18 का आंसर हो गया बी। बी पर सभी बच्चे टिक लगा देंगे। ओके, अब मन लगा करके कस के। तो चोक क्वाइल का शक्ति गुणांक होता है, चोक क्वाइल का शक्ति गुणांक, देखिए चोक क्वाइल जो होता है मरकरी वगैरह में आप लोग देखे हुएगा लगा रहता है। मरकरी घर में हम लोग पहले जलाते थे, अभी भी शादी ब्याह में जो है लंबा लंबा पाइप जैसा जो होता है मरकरी टाइप का लगा रहता है, उसमें चोक कुंडली लगा रहता है, चोक क्वाइल उसको कहते हैं। तो चोक क्वाइल का शक्ति गुणांक जो होता है वह 0 होता है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, चोक क्वाइल का शक्ति गुणांक कितना होता है तो 0 होता है। ओके, कारण है कि वह प्रतिरोध उसमें हटा लिया जाता है, और जब प्रतिरोध हम लोग हटा लेंगे तो वह खर्च को कम करने की न युक्ति होगी, तो उसका शक्ति गुणांक जो होता है क्या होता है 0 होता है। 20 क्वेश्चन के ओर आप लोग बढ़िए। देखिए एसी का समीकरण आई बराबर, यहाँ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि आई बराबर लिखा हुआ है कि 50 साइन 100 टी लिखा हुआ है, 100 टी।
कहा है कि धारा की आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। AC का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है, तो धारा की आवृत्ति होगी। देखिए जब आवृत्ति आपसे पूछा है तो हम आपसे कहते हैं कि साइन के बाद में यह जो मान है यही ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर आपका 100 के बराबर हो गया। और ओमेगा का एक सूत्र बताए अभी, तो ओमेगा बराबर 2πn होता है, बराबर 100 लिख देंगे। और यह 2 से कटाइएगा तो 50 बार में कटेगा। n आवृत्ति है तो n का मान निकालेंगे तो 50/पाई हो जाएगा। 50/पाई hz इसका मान हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपसे कहे हैं कि कभी I0 पूछता है, कभी IRMS पूछता है, कभी आवृत्ति पूछता है। तो आवृत्ति का मान इसका क्या हो गया, 50/पाई हो गया, hz के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए इसमें कि 20 क्वेश्चन में AC का समीकरण I बराबर 50 sin 100πt है, तो 50/पाई hz मतलब B पर आप लोग टिक लगा देंगे। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 21 को। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। अभी आपसे कहे हैं कि चोक क्वाइल जो होता है ना उसका शक्ति गुणांक 0 होता है, और शक्ति गुणांक 0 होने के पीछे उसमें प्रतिरोध हटा करके उसमें इंडक्टेंस लगाया जाता है ऐसे। तो इसी यही लगा रहता है, तो उसको सेल्फ स्वप्रेरण के वह सिद्धांत पर कार्य करता है। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत स्वप्रेरण पर कार्य करता है। इसको आप लोग बी पर टिक लगा लीजिएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, चॉइस दिया हुआ है कि AC को DC में बदलने के लिए, कि DC को AC में बदलने के लिए, कि AC की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, कि AC की वोल्टता बढ़ाने और घटाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर क्या करता है कि AC की वोल्टता को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो इसका आंसर आपका D आंसर हो जाएगा। ओके, एकदम मन लगा करके देखते रहना है। 23 क्वेश्चन पर आइए आप लोग कि उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी आप लोग कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार में क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं, लपेटन भी इसको कहते हैं, कभी कभी दे देगा आपको, चाहे N1 N2 टर्न्स कहेगा इंग्लिश में। तब क्या होता है, तो देखिए उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा होगा N1 से, N2 बड़ा होगा N1 से। द्वितीयक कुंडली में लपेटन की संख्या प्राथमिक कुंडली की लपेटन की संख्या से अधिक होती है। यह हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो सेकेंडरी का लपेटन का संख्या जो होता है वह बड़ा होता है, किससे, प्राइमरी से अधिक होता है। और यही आपसे कहता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो कहेंगे कि इसमें N1 बड़ा होता है किससे, तो N2 से। मतलब कि प्राइमरी में लपेटन की संख्या जो होती है वह सेकेंडरी में लपेटन की संख्या से अधिक होती है। ओके, तो ये दोनों जो है आप लोग लपेटन की संख्या वाला जो देखे हैं क्वेश्चन टर्म्स वाला, ये आप लोग बहुत बढ़िया से देखे रहिएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में लपेटन की संख्या जो होती है वह प्राइमरी से अधिक होती है, और डाउन जब कहेगा तो प्राइमरी वाला जो है सेकेंडरी से अधिक होता है। अप में क्या होगा, सेकेंडरी अधिक प्राइमरी कम, अप वाला में याद रखिएगा सेकेंडरी अधिक प्राइमरी वाला कम होता है। और डाउन में क्या कहे हैं, प्राइमरी अधिक सेकेंडरी कम होता है। तो इसको नोट करके बहुत बढ़िया से याद करना है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए कि उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है आपको, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इससे क्या आपको प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त होता है। देखिए हाई वोल्टेज उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग आइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति दिया हुआ है 50 HZ। 25 क्वेश्चन में आवृत्ति आपको दिया हुआ है N बराबर 50 HZ दिया हुआ है। ओके, कहा है कि धारा का मान शिखर मान के 1/√2 गुना पहुँचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए आप लोग, पढ़ लेते हैं हम आपको। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 HZ है, धारा का मान शिखर मान के 1/√2 गुना पहुँचने में लगा समय है। अब आप लोग क्वेश्चन को
बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए AC का जो इक्वेशन होता है वह होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, I0 साइन ओमेगा। अब चलिए आप लोग 25 क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 25 क्वेश्चन में कहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 Hz है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 Hz। धारा का मान शिखर मान के 1/√2 गुना पहुँचने में लगा समय है। ओके, पहले अब आप लोग समझिए। AC का जो समीकरण हम लोग लिखते हैं वह लिखते हैं कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। अब आपको प्रश्न से कहा है कि इस I का मान महत्तम मान का 1/√2 गुना, मतलब कि I का मान जो है वह I0/√2 के बराबर है। इतना गुना पहुँचने में यह T का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखिए कि I0 और साइन ओमेगा टी के यह बराबर हो जाएगा, और I0 आप कटा लीजिए। अब 1/√2 इधर बच गया, तो 1/√2 साइन में देखिए मान होता है π/4 का मान, 45 डिग्री का मान होता है, तो साइन π/4 हो गया, और यहाँ हो गया आपका साइन ओमेगा टी हो गया। अब दोनों ओर से साइन साइन हटा लीजिए, तो ओमेगा टी बराबर हो गया आपका π/4। ओमेगा का सूत्र रखिए कि 2πn होता है इंटू टी हो गया, बराबर π/4 हो गया, और पाई भी आपका कट गया, तो टी का मान निकल जाएगा ना कि टी बराबर 1/4 गुने 2n, और n का मान 50 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 8 गुने 50 बराबर 1/400 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ओके, अब आप चॉइस देखिए, तो 1/400 जो है देखिए डी चॉइस में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/400 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आप लोग जो है देखते रहेंगे, और यह क्वेश्चन जो है कभी कभी 2 नंबर में आता है, इसलिए बनाने का आपको आइडिया होना चाहिए। तो सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग जो है अपना तैयारी जो है मन लगा करके करते रहेंगे, घर पर मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट जो है आपको अगले दिन फिर 25 क्वेश्चन का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से उठा करके हम लेकर के आएंगे, और आप लोग इस क्लास को जो है एंजॉय करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं ये 25 क्वेश्चन लेकर के आया था। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास का इंतज़ार करेंगे। ओके, तो सब लोग पढ़ते रहें, सभी लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है कि सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।